नमस्कार, खबर पर नजर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस कार्यक्रम में हम दिन भर की बड़ी खबरों पर बात करते हैं। ऐसी खबरों जिन्होंने बटोरी हैं सुर्खियां और जिन खबरों के बारे में जानने समझने को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा है, तो ऐसी ही खबरों का विश्लेषण करेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए जिन्होंने इन खबरों को फॉलो किया है। बात करेंगे केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने यानी दिसंबर 2022 तक बढ़ाया गया है। रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार होगा, ये भी एक बड़ी योजना है। साथ ही साथ जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए भी कुछ सौगात मिली है। इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि पीएफआई पर किस तरह से बैन लगाया गया है, इसका क्या कुछ असर होगा। बात क्रिकेट की भी होगी और भी होगी खबर, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम को 3 महीने और बढ़ाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जाता है। बता दें कि यह योजना 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब कैबिनेट ने इसे 3 महीने और यानी कि दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी। स्कीम में विस्तार के बाद आने वाली लागत 44,700 करोड़ रुपए आंकी गई है। अगले 3 महीने त्योहार के भरे होंगे। देश भर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरे से लेकर दिवाली हो, छठ पूजा हो, गुरुपुरब हो, क्रिसमस तक 3 महीने लगातार त्योहार ही रहते हैं। और इन 3 महीनों में जहां त्योहार होंगे तो हमारा भी प्रयास है कि लोगों के मन पे मुस्कुराहट भी हो, खुशियां भी हो। और आज के निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसी दिशा में है। पहला निर्णय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है। साल 2020 के मार्च महीने में कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की गई थी। इसके तहत बीपीएल कैटेगरी वाले परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा मिलती है। इसके तहत हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत दी है और महंगाई भत्ते में यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 62 लाख पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 38% हो गया है। सरकार के महंगाई भत्ते के बढ़ाने से देश में 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। और इसके साथ ही साथ भारतीय रेलवे के 3 बड़े रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन मुंबई और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों के विकास और विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश भी आज कैबिनेट से उसको मंजूरी मिली है। जैसे मानना है कि रेलवे का कायाकल्प में रेलवे स्टेशन के विकास का महत्वपूर्ण स्थान हो और स्टेशन डेवलपमेंट को लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और ये भी 3 ऐसे बड़े रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली का हो जो देश की राजधानी है, या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हो, या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हो, इनके रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दी है। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशंस हैं, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए।
तो बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं कैबिनेट के फैसले, इनके दूरगामी परिणाम होंगी, किस तरह से जनाकांक्षाएं पूरी होंगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र आप जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत ब्रीफ में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो फैसले हैं, चाहे वो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको बढ़ाने की बात हो या फिर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट की बात हो, किस तरह से आम लोगों के लिए ये राहत की खबर लेकर आए हैं? ये देखिए, 80 करोड़ से ज़्यादा लोग राशन कार्ड के तहत, पीडीएस सिस्टम के तहत सस्ते दर पर अनाज पाते हैं। और जब कोरोना काल आया तब ये महसूस किया गया कि दरअसल अतिरिक्त अनाज की देने की ज़रूरत है। मुफ्त अनाज चूँकि एक बहुत बड़ा संकट लोगों पर आया है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 25 महीनों से लगातार कई बार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तार दिया गया, और 25 महीने से लगातार प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ या चावल दिया जाता है, और तकरीबन दुगना अनाज उस तरह से कहें जो पीडीएस के जरिए दिया गया उसके मुकाबले गरीब कल्याण अन्न योजना के भी अनाज को जोड़ दें तो प्रति व्यक्ति को दोगुना अनाज मिला है, जिसमें मुफ्त अनाज 5 किलो प्रति महीने मिला है। इस योजना को समय समय पर बार बार बढ़ाया गया, और अब इसके 7वें चरण को मंजूरी दी गई, यानी जो 30 सितंबर को खत्म हो रही थी उसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 और महीने ये अतिरिक्त मुफ्त अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति महीने मिलता रहेगा। तो एक बहुत बड़ी राहत है ऐसे समय में जब त्योहारों का समय आ रहा है। आप देखें, छठ, दीपावली सहित तमाम त्यौहार, ये जो महीना होता है अक्टूबर का, इसे त्योहारों का महीना कहते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो निश्चित तौर पर वो एक राहत मिलेगी। और सरकार ने साफ किया है कि कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, अनाज की कोई कमी नहीं होगी, और जैसे पहले अनाज 25 महीने तक दिया गया वैसे ही अगले 3 महीने अतिरिक्त मुफ्त अनाज पीडीएस के जरिए दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी राहत हम जनता को देख सकते हैं इस योजना के विस्तार के जरिए। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि देश के स्टेशनों के कायाकल्प को लेकर एक बड़ी योजना पर काम हो रहा है, 199 स्टेशन के, जिससे कि दरअसल शहर का एक तरह से कहें जो दोनों भाग होते हैं रेलवे स्टेशनों की तरफ, उनको और बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी मिले। इसके साथ ही साथ अर्बन स्पेस क्रिएट किया जाए स्टेशन पर, जहां पर वहाँ फूड स्टॉल हो या लोकल प्रोडक्ट वहाँ पर उसका उत्पाद मिले और लोगों की आवाजाही आसान हो और एक बड़ा निवेश हो। उस लिहाज से 3 स्टेशनों के लिए 10,000 करोड़ रुपए, यानी नई दिल्ली स्टेशन, मुंबई का छत्रपति शिवाजी स्टेशन और अहमदाबाद का 3 स्टेशन, ये 10,000 करोड़ रुपए से पुनर्विकास किया जाएगा, न केवल स्टेशन का बल्कि उसके आसपास के इलाके का। इससे आप होगा क्या कि एक तो अर्बन स्पेस यानी बड़ी संख्या में लोग उसमें फूड कोर्ट या फिर स्थानीय जो उत्पाद है उनके स्टॉल लग सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भविष्य की ज़रूरतें हैं ट्रेनों की आवाजाही की वो पूरी होगी, जो रेल यात्री हैं उनको सहूलियत होगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें खास बात ये ध्यान दी गई है कि डिजाइन करते समय सभी की सहूलियत का ध्यान रखा गया है। रेलवे पर जो वेंडर्स हैं या फिर जो रोजी रोटी जिन पर निर्भर है उनकी भी चिंता की गई है। और तीसरी बात यह है कि मुंबई का जो अभी स्टेशन है उसका जो हेरिटेज है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको कायम रखते हुए इस विकास की पूरी परिकल्पना की गई है। और हम जानते हैं कि 50 लाख लोगों की आवाजाही जहां एक साल में होती है, सबसे पहले ऐसे स्टेशनों को चुना गया। इसमें हम जानते हैं कि कई स्टेशनों को लेकर टेंडर निकल चुका है। अगले 10 दिनों में इन 3 स्टेशन के टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और इस तरह से आगे जाकर जहां 10 लाख लोग आवाजाही करते हैं यात्री, ऐसे स्टेशनों का भी विकास किया जाएगा। तो देश भर के जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं वो रेलवे स्टेशन, उनके कायाकल्प की एक पूरी योजना है, और उस योजना पर आगे बढ़ा जा रहा है। और उसके तहत आज 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है 3 बड़े स्टेशनों के लिए देश में। जी, निश्चित तौर पर तो बेहद अहम फैसले हैं। इसके अलावा जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा मिला है, उनका जो डीए है वो 4% बढ़ाया गया है, तो बेहद महत्वपूर्ण ये फैसले रहे हैं और इसका आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। और केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने इन सभी पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पीएफआई कई आपराधिक आतंकी मामलों में शामिल रहा है। यह संगठन देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है, तो साथ ही साथ बाहरी स्रोतों से मिले धन और समर्थन से ये आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि इन गैर कानूनी संगठनों में द रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन,
नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल है। सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि विभिन्न मामलों की जांच से साबित हुआ है कि पीएफआई और इसके काडर हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएफआई और इसके काडर कई आतंकी गतिविधियों और कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या में भी शामिल रहे हैं। पीएफआई के वैश्विक आतंकी समूहों के साथ संपर्क के भी कई सबूत मिले हैं। यहां तक कि इनके काडर ने आईएसआईएस के लिए अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में काम किया है। कई मारे गए तो कुछ को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया है। पीएफआई का संपर्क प्रतिबंधित संगठन जमात मुजाहिदीन बांग्लादेशी से भी रहा है, तो इसके कई सदस्य पहले से प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य रहे हैं। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन हवाला और अन्य माध्यमों से विदेश से पैसा जुटाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रतिकूल है। इससे देश के सांप्रदायिक माहौल के खराब होने और उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। इतना ही नहीं, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पीएफआई समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। इससे पहले हाल ही में एनआईए और ईडी ने संगठन के ऊपर देशव्यापी छापेमारी की थी, जिसमें देश विरोधी गतिविधियों के कई अहम सबूत बरामद हुए थे। संगठन के 100 से ज्यादा नेताओं और काडर को गिरफ्तार किया गया था। कल ही कई राज्यों की पुलिस ने भी संगठन से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। वहीं पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह ताकत दी गई है कि वो पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यूएपीए कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पीएफआई पर कहा कि एनआईए इसकी जांच कर रही थी और सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वर्तमान में केंद्र की सरकार सक्षम है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल पीएफआई पर हो रही कार्रवाई का विरोध करते हुए इतने हताश हो जाते हैं कि राष्ट्रद्रोह की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। जांच चल रही थी, उसी के आधार पर छापेमारी और जो लोग पकड़े गए उनको रिमांड पे लिया गया था। जो सूचनाएं मिली उसी के आधार पर कार्रवाई। गवर्नमेंट हमेशा से सक्षम है और हर ऐसी संस्थान, ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र विरोधी है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरी तरह से हमारे देश में ही, हमारे देश का, या मैं कहूँगा मेरा, आप सब लोगों का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीतिक दल हमारे देश में काम कर रहे हैं जो कई बार विरोध करते करते हताशा, निराशा में राष्ट्रद्रोह की स्थिति तक पहुँच जाते हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले की सराहना की है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ा रही है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने प्रतिबंध का स्वागत किया और कहा कि पीएफआई एक राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी और मानवता विरोधी हिंसक संगठन है। उन्होंने कहा कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। पीएफआई राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, हिंसा का संगठन है। उस पर प्रतिबंध लगाना यह एक बहुत बड़ी मांग थी जो पूरी की भारत सरकार का सारा देश समर्थन करता है और वह आगे ऐसी गतिविधियां सिर ना उठा सकें, उनको पूरी ताकत के साथ सबक सिखाए और ऐसा सबक सिखाए ताकि यह आतंकवाद और देशद्रोह सदा सदा के लिए भारत की धरती से मिट जाए। और मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी पीएफआई पर लगी पाबंदी का स्वागत किया है। हमें खुशी है कि देश की सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी और हम ऐसे हर संगठन के खिलाफ जो इस्लाम को बदनाम करेंगे, देश के खिलाफ नौजवानों को खड़ा करेंगे, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने पर हम भारत सरकार का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, ये सिमी से निकला हुआ संगठन है और आईएस और आईएसएस के संबंध हैं। देश में नफरत फैलाना, दूसरे धर्म के संगठनों के सदस्यों की हत्या करना, लोकतंत्र को कमजोर करना। जो कुछ हो रहा है देश हित में, उन लोगों का किरदार अच्छा नहीं है, तो हम ऑल इंडिया मरकजी
इमाम काउंसिल की जानिब से इस बात का खैर मकदम करते हैं कि आइन के खिलाफ अगर कोई भी जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास मौजूद हैं। सुधाकर, कितनी महत्वपूर्ण यह कार्रवाई है और क्या क्या तरीका होता है, क्या किस तरह से ये कार्रवाई की जाती है, क्या मानक हैं गृह मंत्रालय के जब किसी संगठन पर बैन लगाया जाता है? निखिल, देखिए, बिल्कुल एक तरह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी हुई है। ये इस वजह से भी क्योंकि ये रातों रात नहीं हुआ। बीते कुछ वर्षों में जो लगातार जांच चल रही थी, कई मामले अदालत में भी पीएफआई के सदस्य उनका कन्विक्शन हुआ और जांच के बाद जो तमाम सबूत सामने आए, जिसके आधार पर बीते हफ्ते हमने देखा पहले एनआईए और ईडी ने और उसके बाद राज्य की पुलिस ने भी कार्रवाई की और जिसमें 300 से भी ज्यादा इनके लीडर्स और कैडर्स गिरफ्तार किए गए। तो ये सब कुछ सबूतों के बिना पर जो ये आतंकी साजिश रच रहे थे, जो ये आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे अपने कैडर्स को, जो ये देश विरोधी भावनाएं भड़का रहे थे, जो ये सांप्रदायिक माहौल देश का बिगाड़ना चाहते थे, चाहे दिल्ली दंगों की बात हो, सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट की बात हो, हिजाब मामला हो, तो ये तमाम चीजें जो सामने आई उसको इकट्ठा करने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और सीधे तौर पर मकसद यही है कि इस संगठन की कमर तोड़ी जाए जो और एक तरह से इसके जरिए जो एक इस्लामिक टेरर की बात जो आती थी वो उसकी तरफ जो धकेला जा रहा था देश को, तो उससे बाहर निकाला जाए। और निश्चित तौर पर अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो अभी बैन किया गया है। अब ट्रिब्यूनल एक होता है, ट्रिब्यूनल में जरूर मौका दिया जाएगा इन तमाम संगठनों को कि वो अपना पक्ष रखे और ट्रिब्यूनल के बिना पर फिर इस बैन को और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि ये कार्रवाई सोच समझकर सबूतों के आधार पर, वैज्ञानिक सबूत और तमाम तरह के जो सबूत जो अदालत का कन्विक्शन हुआ है उसके आधार पर, तमाम आधार पर किया गया, तो सरकार को किसी तरह का कोई आशंका नहीं है कि ट्रिब्यूनल से भी इनको एक तरह से प्रतिबंध भी मिलेगा, ये सरकार को अपेक्षा है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ, वो एक बार फिर दिखाई देती है। चलिए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की है और ये बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई है। आपने इसकी विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए सुधाकर दास। और जो आबकारी दिल्ली में जो आबकारी नीति में घोटाले की, कथित घोटाले की बात हुई, उसमें उससे जुड़ी हुई 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने समीर महेंद्रू से कई राउंड पूछताछ की थी। नई आबकारी नीति को लेकर उनसे कई सवाल पूछे गए थे। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में दूसरी गिरफ्तारी कारोबारी विजय कुमार के राउज एवेन्यू में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। दूसरी गिरफ्तारी में जो विजय कुमार को गिरफ्तार किया था और सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार कारोबारी विजय नायर को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने विजय नायर के 7 दिन की रिमांड मांगी थी और सीबीआई ने दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार किया था। विजय नायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके मनीष सिसोदिया से संबंध की बात कही जा रही है। और बीजेपी इस पूरे खबर के बाद, 2 गिरफ्तारियों के बाद आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से हमलावर है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी पिछले 1 महीने से आक्रामक है। बुधवार को दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ना तो मुद्दे पर बोल रहे हैं, ना ही शराब नीति पर बोल रहे हैं और जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं पकड़ा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि ये तो गलत है, ये तो इसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं। अरे केजरीवाल जी ध्यान रखिए, शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक का संबंध है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह और राजेश राज जुड़े हैं। पहले नीरज के पास चलते हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जो ये कार्रवाई अभी सीबीआई ने की है आगे और ईडी ने भी, किस तरह से आगे की कार्रवाई चलेगी, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि ये पहली दोनों जो गिरफ्तारियां हैं इस कड़ी में इनसे पूछताछ के बाद और आगे भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। देखिए, बिल्कुल आगे गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और आप सबसे पहले निखिल ये समझिए कि जब सीबीआई ने इसमें मामला दर्ज किया था, सीबीआई ने 16 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें पहले आरोपी मनोज सिसोदिया है। इसके अलावा 8 आरोपी ऐसे हैं जिनका ना तो शराब से कोई लेना देना है, ना ही वो लोग जो शराब का लाइसेंस है उन लोगों को मिला, और ना ही वो किसी शराब कंपनी के मालिक थे। ये वो लोग थे जो मिडिल मैन की भूमिका निभा रहे थे सरकार और जो शराब कारोबारी है उनके बीच में। और ऐसा ही एक जो नाम है वो विजय नायर का नाम है, जो मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते थे और आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के काफी नजदीकी थे। ऐसे ही दूसरे लोग हैं, तो इन लोगों ने मिडिल मैन की जो भूमिका है वो निभाई थी। आपने देखा होगा कि समीर महेंद्रू का नाम इससे पहले सीबीआई की एफआईआर में भी आया था। आरोपी नंबर 8 समीर महेंद्रू को बनाया था और समीर महेंद्रू के यहाँ पर सीबीआई ने पूछताछ भी करी थी। और सीबीआई ने जब छापेमारी की कार्रवाई करी थी तो कई सारे तथ्य सीबीआई को मिले थे कि समीर महेंद्रू ने विजय नायर को एक रकम दी थी, और वो रकम इसी एवज में दी गई थी कि जो लाइसेंस पॉलिसी के तहत उनको जो दुकानें मिल रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा दुकानें आवंटित हो सके, ज्यादा से ज्यादा दुकानों को खोला जा सके। तो जो समीर महेंद्रू ने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आने वाले समय में जिस तरीके से सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है और ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और भी जो लोग हैं वो इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। निश्चित तौर पर आगे भी गिरफ्तारियां होंगी और लगातार जिस तरह से ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, निश्चित तौर पर आगे भी गिरफ्तारियां होंगी। लगातार एक के बाद एक चीजें सामने खुलासा हो रहा है और इस खुलासे के क्या राजनीतिक पहलू है, राजेश राज आप बताइए, क्योंकि बीजेपी लगातार इसको लेकर हमलावर है और कोई भी मौका जिसको कहते हैं बीजेपी न सिर्फ छोड़ रही है बल्कि वो तमाम नित नए खुलासे भी करना चाह रही है अपनी तरफ से। देखिए, बीजेपी के हमलावर होने का जो पूरा मसला है निखिल, उसको ऐसे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त से लगातार दिल्ली की सड़कों पर धरना प्रदर्शन का काम कर रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें ये जो आबकारी नीति है उसके विरोध में लगातार उसको सजग करने का काम कर रही है। और आपने देखा कि जो नई आबकारी नीति थी, दिल्ली सरकार को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में झुकना पड़ा और उस नई आबकारी नीति को वापस लेना पड़ा, और जो पुरानी आबकारी नीति थी वो अस्तित्व में आ गई। आज आदेश गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पर यही सवाल उठाया कि जिन लोगों के हाथ इसमें सीधे तौर पर सने हुए हैं उन पर भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो कह रही है कि इनका उस घोटाले से या शराब की जो नई आबकारी नीति थी उससे कोई लेना देना नहीं था। जबकि अगर जांच कराई जाए कायदे से तो तमाम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं लाभ लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर है कि आबकारी नीति में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया से लेकर दिल्ली के जो एक साधारण विधायक हैं या फिर उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त हैं और सीधे तौर पर कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह आबकारी नीति लाई गई थी और कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही इसे अस्तित्व में लाया गया। बीजेपी के दबाव में आखिरकार सरकार को, दिल्ली सरकार को झुकना पड़ा और आबकारी नीति जो थी उसको वापस लिया गया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो एग्रेशन है, जो भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता है, वो और कितना देखने को मिलती है, यह देखने वाली बात होगी। जी, निश्चित तौर पर समय के घर में है, राजनीति लगातार इस पर चल रही है और बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है आम आदमी पार्टी पर हमलावर होने का। दोनों संवाददाताओं का, नीरज आपका और राजेश राज आपका, बहुत शुक्रिया। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।